हेलो एवरीवन, आई एम रोमान फ्रॉम पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है तैयब शाहिद साहब। वेलकम सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ठीक हो गया सर। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्टेम एजुकेशन, लेकिन उसको फर्दर परस्यू करने से पहले मैं हमारे ऑडियंस को पीएनवाई ग्रुप के बारे में बताती चलूँ कि ये क्या है। So PNY group of companies deals under following entities, which is PNY Training, PNY Pink, and PNY Advertising. So PNY Training is Pakistan's best IT institute और हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो कि डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं इस इंस्टीट्यूट में, जिसमें शामिल है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, आर्ट एंड डिज़ाइन, मीडिया प्रोडक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, अकाउंट्स एंड लिंग्विस्टिक, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और इन कोर्सेज के लिए इनरोलमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट किया जा सकता है और उसके लिए हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारे फेसबुक पेज पे भी दिया हुआ है। सो पीएनवाई एडवर्टाइजिंग और पीएनवाई पिंक के बारे में भी मैं बताती चलूँ कि पीएनवाई एडवर्टाइजिंग जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, एक एजेंसी है जो कि डिफरेंट बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे डिफरेंट हम लोग अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करते हैं, इसके लिए डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया हैं। सो इसके अलावा पीएनवाई पिंक जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग और मेकअप की जो क्लासेस है वो करवाता है। और ये सारी सर्विसेज जो है हमारी बेस्ट सर्विसेज हैं जो हम मार्केट में दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो इनमें अपना करियर परस्यू कर सकें। सो तैयब शाहिद साहब, क्या हाल है आपकी? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी सर, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं तैयब शाहिद साहब के बारे में बताती चलूँ कि सर जो है वो सीईओ हैं ईडे के। ईडे स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव डिज़ाइन एसेंशियल्स, और इन्होंने इंजीनियरिंग की है नस से और वो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर भी हैं। इसके अलावा वो 2 साल से एडटेक का स्टार्टअप देख रहे हैं और स्टेम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। सो सर वेलकम। थैंक यू। सर आप ये बताइएगा सबसे इस टॉपिक को हम आगे लेके जाएं इससे पहले आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि आपने कितनी हर्डल्स फेस की हैं, मतलब आज इस मकाम पे पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनविटेशन भेजा एंड सो काइंड ऑफ यू कि आप मेरी कंपनी की सक्सेस स्टोरी के साथ इस का स्टार्ट करें। जस्ट लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद आई हैव एक बंदा एक बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव्स में होता है कि उसने किस स्ट्रीम को चूज करना है। एंड मेरा तो हमेशा से यही गोल था कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का एक डिलेमा है उसको कवर अप किया जाए। उसी को लेके मैंने पहले मास्टर्स कंप्लीट किया सेम फील्ड में एंड देन आई वांटेड टू मार्क सम इम्पैक्ट इन द एटेक स्टार्टअप। तो हर्डल्स तो देखें, जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे उसमें तो आना है एंड आई फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की सपोर्ट, मेरी खुद की दोस्तों की मेहनत, मेरे फैमिली का अगेन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करके स्टार्टिंग फ्रॉम कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, एंटरप्रेन्योरशिप को अभी भी देखा जाता है कि इट्स जस्ट कि खुद से बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आप तो बता सकते हैं कि एक सोसाइटी में भी एक जॉब को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योरशिप। और इंजीनियरिंग करने के बाद भी मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि आइदर आई स्टार्ट अ जॉब और मैं फिर अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करूं। तो काफ़ी हर्डल्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब थोड़ा बदल रहा है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। और जैसा कि आप लोगों के प्लेटफॉर्म इस तरह पाकिस्तान में मुतारिफ होते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर है। और मैंने जो इनिशियल हर्डल्स की थी शायद आगे लोगों को ना इतनी मिले। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग I started my masters, and during my masters I tried to go for entrepreneurship and अपना startup मैंने एयरटेक में स्टार्ट किया ईडे के नाम से with my friends of course, and they were all faculty members at NUST. And after that मैं इसको फिर आगे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में लेकर गया, ग्रो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल completing all the
ऑब्जेक्टिव्स मैं फाइनली उस स्टेज पे हूँ कि मैं अब कह सकता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को काफी नर्चर कर लिया है। ठीक हो गया सर। तो आप ये बताइएगा कि जो एड टेक है वो बेसिकली है क्या, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारे एडटेक स्टूडेंट्स को? जी जी एडटेक एक मुखफ़फ़ है फ्रॉम एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी से मुराद। इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो एडटेक है, यानी कोई टेक्नोलॉजी जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे इन एजुकेशन फील्ड। जिस तरह आप अपनी करंट केस ले लें कि जब पेंडेमिक हिट किया है तो हमारी ट्रेडिशनल जो क्लासरूम था या स्कूलिंग थी वो जूम पे या ऑनलाइन एजुकेशन पे ट्रांसफर होगी। तो एडटेक उससे मुराद होती है कि एडटेक आप कोई टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ लिंक करें। सर आपका आवाज क्लियर आ रही, कोई काफी डिस्टॉर्शन हो रही जी है? बिल्कुल, जी जी आ रही है आपको, जी जी आवाज आ रही है। क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बीच में आ जाते हैं तो उसकी वजह से इशू हो सकता है। नो वरी, तो नो सर वरी। जो स्टेम एजुकेशन है ये क्या बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि STEM एजुकेशन क्या है? ठीक है, हाँ स्टेम एजुकेशन असल में आपकी STEM। आवाज नहीं आ रही। जी जी अब आ रही है आपको बस? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हम्म, जी जी स्टेम एजुकेशन असल में 4 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। एंड स्टेम मींस एक्चुअली मींस जी जी सर अब आवाज आ रही है आपकी। जी 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 STEM actually means science, technology, engineering and mathematics. It involves all the courses जिस तरह आपके science subjects हो गए, technology subjects हो गए, आपके engineering subjects हो गए, mathematic concepts हो गए, उनको अगर complete कर लें तो STEM एजुकेशन बन जाती है। एंड हमारा जो करिकुलम है वो इस तरह हो कि STEM एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जिसमें अप्लाइड इंजीनियरिंग, यानी जिस तरह आप फिजिक्स होती है, फिजिक्स की लैब होती है, एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल और एक अप्लाइड होती है। स्टेम बेसिकली इन सारों चीज़ों का मुखफ़फ़ है कि जिसमें आपके पास इवन इफ यू आर स्टडीइंग बायो, आपके पास उसमें कुछ ना कुछ स्टेम के कॉन्सेप्ट हों। सो दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सम कॉग्निटिव नॉलेज। कॉग्निटिव नॉलेज अगर हम कहें तो इसका मतलब है थोड़ी टेक्निकल नॉलेज, क्रिटिकल नॉलेज। ये अमेरिका में ही स्टार्ट हुई थी स्टेम बेस्ड एजुकेशन, ताकि हमारे बच्चों के अंदर इनोवेशन आ सके। तो ये बताते हैं। तो सर स्टेम एजुकेशन जो है ये बेसिकली प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट करवा दी जाती है? अच्छी बात है कि प्राइमरी से करें। पाकिस्तान में तो खैर सेकेंडरी में जाके अभी इंट्रोड्यूस हुई है। आपके जो सेकेंडरी ग्रेड्स होते हैं, मिडिल स्कूल ग्रेडर्स हो गए, उनमें इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन अच्छी बात होती है कि प्राइमरी से ही स्टार्ट हो ताकि उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। पाकिस्तान में बहुत ठीक हो कम गया सर। स्कूल्स हैं जो प्राइमरी से ही स्टार्ट करा देते हैं। ओके, सो सिटी स्कूल वगैरह और बीकन हाउसेस में करवा रही है इस वक्त? जी जी स्टेम एजुकेशन तो अब तो मुकम्मल हो गया। मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले की मैं अगर कहूँ तो बहुत कम स्कूल्स थे जो स्टेम एजुकेशन पे कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये पूरी स्टेम एजुकेशन का चला गया है कि प्राइमरी लेवल से ही पढ़ाएं, और इसमें फिर एक नई फील्ड ऑफ एजुकेशन आ जाती है जिससे हम IB एजुकेशन कहते हैं। वो बनी इसलिए कि आपकी जो स्टेम एजुकेशन है फ्रॉम अर्ली ऑन, फ्रॉम इवन प्री स्कूल से आपके स्टार्ट कराते हैं, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना करें ताकि आपका हर बच्चा, जो पाकिस्तान में सबसे चीज लैक कर रही है वो है इनोवेशन, वो खत्म हो, यानी सॉरी वो इंट्रोड्यूस हो और जो रट्टा है वो खत्म हो पाकिस्तान। जो एक टेक्स्ट बुक एक पूरा होता है डिलेमा, वो खत्म हो। ओके सर, सो सर ये IB एजुकेशन क्या है? It IB stands for असल, what? हाँ और जी जी IB स्टैंड Renaissance फॉर, एजुकेशन ये सेम? दूसरा आपने कौन सा नाम लिया? Renaissance। सॉरी आपकी दोबारा आवाज में से डिस्टॉर्शन आई थी, आप दोबारा रिपीट आपको आवाज करेंगे आ इसे? रही है? जी जी आ रही है, जी जी बिल्कुल आ रही है। सर IB एजुकेशन एंड Renaissance एजुकेशन, सो क्या ये दो अच्छा, सिमिलर चीजें हैं?
रेनेसांस एजुकेशन या आईबी, इसको अगर थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री में जाएं तो मेन आईबी स्टैंड फॉर, बाय द वे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। रेनेसांस एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था ये 16-17 सेंचुरी में एक आपके रेवोल्यूशनरी थी, जिसमें हम बच्चे को इंक्वायरी से करना सिखाते थे। नॉट हम, यानी जो भी उस जमाने के थे 17th सेंचुरी यूरोप में। एंड नाउ फिनलैंड ने ये मॉडल निकाला है आईबी लर्निंग का, जो कि रेनेसांस एजुकेशन पे था, और वो यही था कि आपने बच्चों को उनकी इंक्वायरी के हिसाब से करना है। अब हर बच्चे में एक टैलेंट छुपा होता है, हर अल्लाह ताला ने उससे दिया होता है, उसने उसके हिसाब से आगे उसे लेकर चलना होता है, और उसके हिसाब से इंक्वायरी करता है। अब जैसा एक बच्चा है वो बाहर देखता है कि ये सूरज क्यों निकला है, प्लांट्स ग्रो क्यों हो रहे हैं, वो अपने माँ बाप से पूछता है कि ये क्या हो रहे हैं, इंक्वायरी कर रहा है, जिस्तजू कर रहा है। इसी चीज को प्रमोट करते हुए इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन आई है, जिसमें बच्चा खुद ही अपनी फील्ड डिसाइड करता है, फ्रॉम प्री स्कूल टू प्राइमरी टू मिडिल स्कूल, कि उसने किस फील्ड में जाना है। इफ ही लाइक्स इंजीनियरिंग, उसको ऐसा ऐसा इंक्वायर करता है, उसके खुद वो उसके अंदर दिल में बैठता है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि जिसमें हमारे पेरेंट्स पहले ही डिसाइड करते थे कि हमारा कैरियर क्या था, कि तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, मेरी बेटी हुई है तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा हुआ तो इंजीनियर होगा, इस तरह का ये खत्म होगा पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी एक इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज और कैरियर काउंसलिंग बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करेंगे। और इसमें अगर बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आर्टिस्ट बने, कोई बच्चा अगर बिजनेस में जाना चाहता है बिजनेस में इंक्वायर करेगा, किसी बच्चे ने वाकई इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर बनेगा, और जिसने डॉक्टरी करनी है वो डॉक्टर बनेगा। तो ये है आईपी और रेनेसांस एजुकेशन का जो असल में था उस जमाने में, जो हम भूल चुके हैं। वेरी नाइस सर, ये काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज आजकल बैचलर्स अगर आप करते हैं, ऑनर्स करते हैं, तो पहले 2 साल आप इलेक्टिव्स करेंगे एंड देन उसके बाद आपको 2 साल बाद पता चलेगा कि आपका मेन इंटरेस्ट क्या है। सो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो सर आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको स्टेम एजुकेशन का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आने वाले सालों में? जी जी, पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन में मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह तो काफ़ी फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स काफ़ी अच्छा इसलिए होगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे फोकस करना शुरू कर दिया। जैसा आपने स्कूल्स का नाम दिया, सिटी स्कूल, बीकन हाउस, रूट्स, इन सब ने स्टेम एजुकेशन, और अब एक नई फील्ड आ रही है स्टीम के नाम से। अब STEM के साथ A भी लग गया है, दैट स्टैंड फॉर आर्ट्स। सो नाउ एक कलेक्टिव आपके पास एक फील्ड होगी जिसमें क्रिटिकल भी है नॉलेज और साथ आर्ट्स की भी है। तो अब बच्चों के पास एक ब्रॉडर स्केल खुल गया है कि एक स्ट्रीम, एक जिसमें आर्ट्स भी है, आर्टिस्टिक आपकी नॉलेज, आपकी एस्थेटिक नॉलेज, ये भी होगी। जस्ट लाइक लियोनार्डो डी विंची एक फेमस पेंटर था, एक फेमस इंजीनियर था, एंड ये भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए बच्चों में कि जिसमें जो एस्थेटिक एलिमेंट होगा, जो आर्टिस्टिक एलिमेंट होगा, वही असल में इनोवेशन की तरफ या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ जाएगा। क्योंकि फ्रैंकली हम इंजीनियर बाय बहुत टेक्स्ट बुक चलने वाले लोग होते थे, एंड वी लैक आउट ऑफ द बॉक्स और इनोवेशन। और इसमें एक आर्टिस्टिक बंदा ही जो आर्ट बनाने वाला होता है, वो एक नई अपनी एक दुनिया के हिसाब से सोच रखता है। और अगर एक बच्चा एक इंजीनियर इस तरह की सोच लेकर आ जाए तो ये तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होगा, मुल्क के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ये तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होगा। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह पाकिस्तान का स्टेम एजुकेशन में। इंशाल्लाह। जी सर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर स्टेम एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको अपना आप देखना होता है अपने बच्चों में कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सो उनको किस तरह से कन्विंस किया जा सकता है कि उनके बच्चों को स्टेम एजुकेशन की तरफ लेके आया जा सके? फ्रेंकली मैं अपनी मिसाल दूंगा। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स। My father is an engineer. My father is an engineer. My sister is an engineer. My brother is an engineer. I have a twin brother, वो भी इंजीनियर है। तो मेरे पास तो खैर बचपन से ही चॉइस हमारे में इंजीनियर ही थी। लकीली वी हैव द एप्टीट्यूड टू सिलेक्ट इंजीनियरिंग, ऐसी बात नहीं है। असल में पेरेंट्स को मनाना सबसे मुश्किल काम है इस लिहाज से, क्योंकि पेरेंट्स
सोचते हैं उस डोमेन में कि शायद स्टेम एजुकेशन करने से बच्चे के पास करियर अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएंगी। उनको समझाना ये बड़ा मुश्किल होता है कि जिस तरह एजुकेशन आपकी इवॉल्व हो रही है, इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड करियर भी इवॉल्व होंगे। और आगे जाके जिस तरह आपने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया, मशीन लर्निंग का नाम लिया, आगे तो वक्त है ही यही सारी आपकी करियर। और इस पे जिस तरह इवॉल्व हो रही है, आपके पास इंजीनियरिंग सिर्फ आपकी मैकेनिकल नहीं रहेगी, आपकी अप्लाइड, आपकी कोडिंग से रिलेटेड, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपकी एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग, आपके बिजनेस कितने इवॉल्व होंगे, आपकी जो बाकी मेडिकल फील्ड होगी वो कितनी इवॉल्व होगी। तो इट्स नॉट जस्ट आपके पास के पेरेंट्स को असल में अपना भी थोड़ा ब्रॉडन स्केल करना पड़ेगा और बच्चों को इस पे फोकस करना पड़ेगा कि तुम लोग जिस उनकी स्किल्स को देखना पड़ेगा कि दिस इज द एज ऑफ स्किल्स, तुम लोग के स्किल में जाना चाहते हो, वी प्रमोट यू। और आई विल सजेस्ट कि थोड़ा दिल भी बड़ा करना पड़ेगा पेरेंट्स को, अगर इफ दे वांट के उनके बच्चे स्टेम एजुकेशन में आगे एक्सेल करें, क्योंकि उनके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। ठीक हो गया सर। सर एक और चीज़ है, स्टेम एजुकेशन क्या इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव जा रही है हमारे मुल्क में? क्योंकि जो गरीब बच्चा है वो तो फिर नहीं कर सकता ना, तो इसका क्या मतलब, इसके लिए क्या किया जा सकता है आपके ख्याल से? हाँ, आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन मैंने पब्लिक स्कूल में भी वर्कशॉप्स कराई थी स्टेम की, एंड आई गॉट अ वेरी स्ट्रेंज रिजल्ट। हमारे जो पब्लिक स्कूलों के बच्चे हैं, प्रैक्टिकली इन अप्लाइड इंजीनियरिंग या अप्लाइड स्टेम एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं थे कि वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चले, उनको सारी चीज़ें अप्लाइड ही सिखाई जाती थी। एंड बेशक इसमें एजुकेशन में कॉस्ट, पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसकी स्टेम एजुकेशन की, एंड देयर शुड बी अ मॉडल। लेकिन मैं आपको 2-3 स्कूल्स के नाम बता देता हूँ। लाहौर में लिकोल है, लिकोल मोंडियाल, जो स्टेम एजुकेशन पे चल रहा है और आईबी भी करा रहा है। उनका मॉडल बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्टेम एजुकेशन की सबसे लोएस्ट उस पर कॉस्ट पे रखी हुई है। एंड अनफॉर्चुनेटली स्टेम एजुकेशन फिलहाल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही करा रहे हैं और पब्लिक में इतनी नहीं हुई। लेकिन पब्लिक के लिए में जो हमने वर्कशॉप्स कराई थी, उनमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एंड आई होप कि हुकूमती सतह पे इस पे कोई काम हो और ये स्टेम एजुकेशन को पार्ट ऑफ करिकुलम बनाने की कोशिश करें, ताकि पब्लिक स्कूल वाले भी इससे मैक्सिमम आप कह लें कि बेनिफिट हासिल कर सकें। इंशाल्लाह। तो सर आपके ख्याल से गवर्नमेंट के साथ किस तरह से निगोशिएट किया जा सकता है स्टेम एजुकेशन पे? अ, हमने बात भी की थी पंजाब के जो टेक्स्ट बुक थे, जब सिंगल करिकुलम की बात हो रही थी तो हमने स्टेम एजुकेशन की भी उनसे रिलेटेड लेकर गए थे एक मॉडल के बच्चों को स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड। थोड़ा उन्हें सॉफ्टवेयर से पहले करवाते हैं, उसमें रोबोटिक्स भी आ जाता है स्टेम में, उनमें बायोटेक आ जाते हैं, उनमें डिफरेंट हम एक मॉडल लेकर गए थे जिसमें बच्चों को प्राइमरी लेवल से, प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी लेवल पे एटलीस्ट सिखाएं। फिलहाल उन्होंने नहीं माना और शायद जिस तरह अभी 2 साल पहले तो स्टेम का नाम ही नहीं होता था, शायद इसको थोड़ा सा मेच्योर होने में वक्त लगे और हुकूमत को भी जब रिजल्ट्स देखेंगे तो निगोशिएशन पे थोड़ी इजी हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर एक और चीज़ कि हमारे यहाँ ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती बच्चों में। अब के बच्चों में तो आ रही है, क्योंकि अब के बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। लैपटॉप पे हर वक़्त बैठे रहते हैं, कुछ ना जी कुछ यूट्यूब से सीखते रहते हैं, जो कि हमारे टाइम पे शायद नहीं था। तो जी लेकिन जी। ये है कि अब हमारे लोगों को अभी भी कुछ बच्चे हैं जो ये चीज़ें नहीं, उनकी एक्सेस नहीं है स्टेम एजुकेशन तक। तो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स वो इन इश्यूज को फेस करेंगे, स्पेशली जब अब्रॉड जाएंगे, या देखिए इंडिया हमसे कितना आगे है। तो जी जी। ये वो कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जिन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, और उन इश्यूज को किस तरह से टैकल किया जा सकता देखिए जी, लैक ऑफ रिसोर्स सबसे ज्यादा ही अलमिया है पाकिस्तान का। और
इसी वजह से हम बहुत लिमिटेड स्कोप में ही काम करते हैं। लेकिन बीइंग एन इंजीनियर, हम जहाँ कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो यही होती है कि जहाँ आपके पास ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। पाकिस्तान में इसलिए मैंने कहा था कि पब्लिक स्कूलों के बच्चे बहुत तेज हैं इस लिहाज से अप्लाइड करने में, वो क्विकली इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला ही अभी जो है, हमारे पास कंप्यूटर एक्सेस अभी भी पब्लिक स्कूलों में नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत कम स्कूल हैं जो आईसीटी पे इतने एफर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश भी हमसे काफ़ी आगे कर रहा है। तो उस लिहाज से सीरियसली हुकूमती सतह पे अगर एजुकेशन पे वो डालना चाहते हैं, अगर वो एफर्ट्स अपनी और रिसोर्सेज स्पेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आईसीटी पे करें, यानी कंप्यूटर से उनको मुतारिफ करवाएं, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उन्हें मोबाइल्स तक उनके पास एक्सेस है, यूट्यूब तक एक्सेस है, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता कि उसका सही इस्तेमाल किस तरह लेकर जाना है, टेक्नोलॉजी को अप्लाइड अपनी फील्ड के साथ। तो बहुत कम बच्चे होंगे, अराउंड आई थिंक 20 to 25% होंगे जो यूट्यूब से अपने मकसद की चीजें करें। वो या तो उनके पास मैक्सिमम आपके लिए एप्लीकेशन अगर होंगी तो या तो उसको काम ले रहे होंगे जो उनकी जरूरत नहीं है, या तो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे होंगे या पबजी खेल रहे होंगे। ये दो चीजें हैं जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी यूज करें। अपनी फील्ड में आगे इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिश स्किल्स के लिए, उनके बहुत अर्ली एज में आईसीटी से मुतारिफ करवाना पड़ेगा, जो उनकी फील्ड में उन्हें यूज दे, रिसोर्स दे, जो इंडिया में बहुत पहले से हो रहे हैं, हम इसमें लैग कर रहे हैं। ओके सर। तो सर एक और चीज़ है रट्टालाइजेशन, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अब तक शायद चल रही है, लेकिन अब तक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो इस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगेगा कितना टाइम लगेगा इस रट्टालाइजेशन को ओवरकम करने में? देखिए, मैं फर्स्ट एम जो मैं इस स्टार्टअप में भी आया था, इस रट्टा सिस्टम को खत्म करने के लिए आया था। स्टेम एजुकेशन है ही खिलाफ रट्टा सिस्टम के। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम को बहुत प्रमोट किया जाता है, इवन ऑन फेडरल बोर्ड, और ए लेवल्स चले, ओ ए लेवल्स आप फिर कह लें, कैम्ब्रिज बेस्ड एजुकेशन थोड़ा सा आपको प्रमोट करते हैं कि नहीं, आप टेक्स्ट बुक से निकल कर भी सोचा करें। लेकिन फेडरल बोर्ड में और अभी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बाय द बुक्स करें। उसका यही मसला हुआ है कि जब हम इंजीनियरिंग करके इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें एक बुक पकड़ा दी जाती है कि ये सीएनसी मशीन है, इसके ये कोड्स हैं, इसको ठीक करने के लिए भी ये हैं। उससे आगे आप सोच ही नहीं सकते कि आपके पास क्या कर सकते। जिस वजह से हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो परेशान होते हैं कि यार बच्चा अपने हिसाब से इंक्वायरी कर रहा है, तो हमने उस रट्टा सिस्टम के पीछे आगे 2-3 जनरेशंस खराब करती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि स्टेम एजुकेशन और स्टीम एजुकेशन विद आईबी जो लर्निंग होती है, और जो रेनेसांस एजुकेशन जिस पे चलता था, वो इस रट्टा सिस्टम है, इसको खत्म करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हेल्प करेगा। और कम से कम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही आउट ऑफ द बॉक्स और इनोवेशन है। सब बच्चे रट्टे तोते की तरह एक रास्ते पे चल पड़े, और ये बहुत खतरनाक चीज है आगे के वक्तों के लिए अगर इसको खत्म ना किया गया। जी सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। सर स्टीम एजुकेशन पे आप थोड़ा फोकस करें कि स्टीम एजुकेशन में कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं? इज इट रिलेटेड टू आर्ट्स? देखिए, मैं स्टीम एजुकेशन प्योरली आप उसको इमेजिन करें, आपके पास जो लियोनार्डो डी विंची है, ही वाज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, लेकिन ही वाज आल्सो एन इंजीनियर। अब इट्स नॉट कि जस्ट आपने एक फूल बना दिया तो उसके साथ आपने कोई एक इनोवेशन कर दी, इस तरह की चीज नहीं है। आर्ट्स असल में रिलेटेड ही है कि दुनिया से हट के, आर्ट्स का मतलब ही ये होता है। आप जितने आर्टिस्ट लोग देख लेंगे से हट ही लोग थे, और वो इसलिए होते कि उनके पास जो थिंकिंग ब्रेन होता है वो एक अलग इनोवेशन, एक अलग उस चीज से हटके करते हैं। स्टीम एजुकेशन वो चीज आपके पास करते हैं कि यू हैव अ स्टेम एजुकेशन एंड देन यू हैव एस्थेटिक नॉलेज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और उसको यूज करके आप एक ऐसी चीज करें
कि आपके पास आ जाए, और ये बहुत से दुनिया में आप कह लें बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। तो लाजमी नहीं कि स्टीम एजुकेशन से हर बंदा ही वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेगा, लेकिन वो अपनी फील्ड में कम से कम इनोवेशन की तरफ ड्राइव करेगा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्टीम एजुकेशन जब आप लेकर आए या जो भी फील्ड पे करें, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस ही आपका होगा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आर्ट्स इज ऑल अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड इनोवेशन थिंकिंग, और स्टीम मेरे नजदीक स्टेम से भी ज्यादा एक इम्प्रूव फॉर्म है। ठीक हो गया सर। इसमें बेसिकली पेंटिंग, म्यूजिक या क्रिटिकल थिंकिंग और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स शामिल है। बिल्कुल। लोग तो खैर इस पे भी नाराज होते हैं कि ये बच्चा मेरा म्यूजिक क्यों सीख रहा है या आर्ट्स की तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन even the most complex mathematician, they used to play piano music instrument, and they developed some Fibonacci series भी जो आपकी निकली है, ये एक piano पैटर्न पे निकला था। तो all of these are interrelated। आपकी आर्टिस्टिक एजुकेशन, म्यूजिक एजुकेशन और आर्ट्स की चीज विद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दे आर ऑल टुगेदर। तो स्टीम इसी तरह सबको Okay, sir, इकट्ठी just give me रखती 2 minutes. Just give me 2 minutes. Okay, sir, just give me 2 minutes. I'll be back. है। ओके। ओके सर, सॉरी। सर, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वो म्यूज़िक को बिल्कुल भी आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। म्यूज़िक को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहते, ठीक है? और अपने बच्चों को वो कहते हैं आपने क्या ये काम स्टार्ट किया? मैं रिसेंटली मुझे भी 2-4 बातें सुननी पड़ी हैं। तो अब जो फैमिली है, हम उनको किस तरह से इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं कि दिस इज़ समथिंग, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को फ़ौरन-फ़ौरन सक्सेस चाहिए होती है कि आप 9 टू 5 जॉब पे लगो। तो इस चीज़ में आप किस तरह से अब हमारी फैमिली को या पेरेंट्स को स्पेशली कन्विंस कर सकते हैं? देखिए, क्वाइट फ्रेंकली, अब ये तो हम जिस माशरे में भी रहते हैं उसमें म्यूजिक को, अगर म्यूजिक कोई सीखना भी चाहेगा तो सीधा वो ये कहते हैं कि यार ये तो हराम है, ये वो, हर चीज की अपनी हद होती है। और हमारे पेरेंट्स तो, हम पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि हमें प्रमोट नहीं करते हैं। माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स ने काफी ज्यादा मुझे प्रमोट किया था इस लिहाज से। लेकिन म्यूजिक, आर्ट्स, पेंटिंग होगी, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इट्स एन आर्ट। आप कह लें आपके पास कल लोग स्कल्पचर मेकिंग हो, वुड वर्किंग हो, वुड पेंटिंग हो कि आप पेंट करें, ये सारी आर्ट्स हैं। पेरेंट्स को मनाना, जब आपके वो स्किल्स देखेंगे पेरेंट्स खुद ही मान जाते हैं अगर आप उसमें अच्छे हैं। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे हैं, देखिए गलत फायदा तो आप किसी भी चीज का उठ सकता है। अगर आपको पेरेंट्स मोबाइल लेके दिया हुआ है कि इसमें आप यूट्यूब की वीडियोस देखें और आप यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, या आप टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हैं, देखें आप तो टेक्नोलॉजी का नुकसान उठा रहे हैं। इसी तरह म्यूजिक का भी, जिस पे आप अपनी एजुकेशन पे दाव लगा रहे हैं या आप स्टूपिड चीजें कर रहे हैं, तो फिर आप म्यूजिक का भी, मेरे नजदीक म्यूजिक का सही फायदा नहीं उठा रहे। लेकिन अगर इफ यू हैव द स्किल्स, इफ यू हैव दी, आपके लिए ना टैलेंट है, तो एजुकेशन देखें हर चीज में है, एजुकेशन तो हर एक चीज में। तो स्टीम यही कहते हैं कि टैलेंट आपके पास, या म्यूजिक में आप एक फील्ड से हटके आप एक चीज करते हैं, आप एक उसका बनाते हैं, तो आप खुद सोचें कि आगे इफ आपकी वो किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगी। यही तो पूरा प्लान है स्टीम का।
ठीक हो गया सर। सर एक और चीज़, स्टेम एजुकेशन जो है, इसके क्या ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हैं? देखिए स्टेम को एक कहना कि स्टेम एक एक फील्ड नहीं, आप स्टेम को एक कोर्स नहीं कह सकते। स्टेम से इंटरमीडिएट आप कह लें कि निकल रहे होते हैं कोर्सेज निकल रहे, जैसा हम रोबोटिक्स की वर्कशॉप्स कराते हैं ई-डे, ठीक है। और बाकी इसमें अगर आप बायोटेक पे चले जाएं वो भी स्टेम एजुकेशन हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म करवा रहा है वो कोर्सेरा वाले हैं। कोर्सेरा वाला स्टैनफोर्ड के कोर्सेज है। पाकिस्तान में बहुत कम है, वो वर्कशॉप्स करा लेंगे, कोर्सेज ऑफर नहीं करेंगे। हम भी कोर्सेज ऑफर नहीं करते, हम ज्यादातर वर्कशॉप्स करवाते हैं। हम अप्लाइड इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, तो वो भी स्टेम का पार्ट है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं विद अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो भी आपके पास स्टेम है। स्टेम कोर्सेज अगर आपने करने हैं तो कोर्सेरा पे कर ले। बाकी खान एकेडमी वाले बड़े अच्छे स्टेम बेस्ड करवा रहे हैं, उसमें वो प्रोग्रामिंग करवाते हैं जो पूरी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मैथमेटिक्स का पूरा उनका एक प्रोग्राम है बना हुआ। और इसी तरह हमारी वर्कशॉप्स हैं जिसमें हम रोबोटिक्स के थ्रू स्टेम बेस्ड वर्कशॉप्स करवाते हैं। एंड ऑनलाइन थोड़ा कम काम है, अप्लाइड जैसा वर्कशॉप्स है वो ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन ड्यू टू कोविड ये काफी ज्यादा हिट हुआ है, और इस वजह से इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा। ठीक हो गया। सो सर इसके फी स्ट्रक्चर क्या है, लाइक फी चार्जेस क्या अगर आपके थ्रू करना पड़े, ईडे के थ्रू? जी जी, ये हमारी अगर वर्कशॉप है तो हम पर सेशन लेते हैं। पर सेशन एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। और हम फी बच्चा हम 750 रुपीज चार्ज करते हैं कि वो कितने हमारे साथ सेशन करना चाहते हैं। एक वीक में हम जो एक वीक की पूरी वर्कशॉप होती है उसमें फ्रॉम 5 to 10 डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने हमसे चार्ज करना, कितने हमसे वर्कशॉप के वो लेना चाहता है सेशंस, हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो 5 to 10 हमारी फ्रीक्वेंसी होती है सेशंस की, और 750 रुपीज पर हम बच्चा चार्ज करते हैं। और अगर पब्लिक है तो पब्लिक के लिए तो और कम हम रखते हैं। तो इट्स प्राइसिंग बिटवीन के बच्चा अफोर्ड कितनी कर सकता है। बहुत सी वर्कशॉप्स हमने फ्री भी करवाई नहीं है, जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि स्टेम एजुकेशन नीड क्यों है हमारी। ठीक हो गया सर। तो सर स्टेम एजुकेशन के बाद जॉब्स की अगर बात की जाए, जैसे बायोटेक के इसमें जॉब्स पाकिस्तान में तो नहीं मिल रही, सो उसको किस तरह से हम आगे परसू कर सकते हैं, मतलब जॉब्स को स्टेम एजुकेशन के बाद? क्वाइट फ्रेंकली वो जॉब्स तो बड़े बड़े नस्ल के इंजीनियर्स जो ग्रेजुएट हुए थे उनको नहीं मिली। पाकिस्तान में तो स्ट्रगल करना पड़ता है। पाकिस्तान में सारी गेम ही स्किल्स की है। स्टेम एजुकेशन कम से कम आपके अंदर वो क्रिटिकल स्किल्स इम्पार्ट कर देगी, आप उन रट्टों से निकाल देगी। क्योंकि आप जिस जगह पे भी जाएं, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स की वैल्यू है, इनोवेशन की वैल्यू है। अगर आपके पास इनोवेशन है, आप गूगल में जॉब कर लें, आप इवन पाकिस्तान के किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कर लें, आपकी वैल्यू सबसे हाई है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम स्टेम एजुकेशन लेकर आ रहे हैं ताकि बच्चों में वो स्किल्स आएँ जो एक नॉर्मल बंदे में भी होती हैं, लेकिन उसमें एक एडेड वैल्यू क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और वो इंशाल्लाह हम तो उम्मीद करते हैं कि आगे आगे 5 साल नहीं तो कम से कम 10 सालों में हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस काबिल हो इस इम्प्रूवमेंट को और लेकर जाए, और उनके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज के और दरवाजे खुले इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। सो सर स्टेम एजुकेशन का कोविड के बाद आपका क्या कहना है कि कितनी इफेक्ट हुई है स्टेम एजुकेशन, ये जो कोविड की सिचुएशन है, और आने वाले कितने साल तक ये इफेक्ट रह सकती है? देखें आगे तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन इसने कम से कम ये बता दी कि आपकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो बहुत नकारा है। उसके लिए आपको ऑनलाइन मीडियम पे जाना पड़ा। हमारे पास कंटीजेंसी प्लान नहीं थे, इवन इंक्लूडिंग माय स्टार्टअप हमारे पास कंटीजेंसी प्लान नहीं था। हम वर्कशॉप्स करवाते थे, और जब से लॉकडाउन हुआ तो ये वर्कशॉप को भी हिट हुआ और हमें ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा। तो जिस वजह से हमारा थोड़ा सा हिकअप आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज्यादा हिट हुआ था, और एडटेक स्टार्टअप्स जितने मेजोरिटी थे वो आइदर ऑनलाइन या एक नई फील्ड आ रही वर्चुअल रियलिटी की, और उसमें
बहुत अच्छे स्टार्टअप्स हैं, इंक्लूडिंग आयन एक है। आई वुड सजेस्ट कि आप उनको भी सर्च करें। आयन एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जिसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स आप इन वर्चुअल रियलिटी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर आपसे एक और बात पूछनी थी हमारे जी ऑडियंस के लिए कि जब आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो आपने कितनी हर्डल्स फेस की ये स्टार्टअप स्टार्ट होने के बाद? जी जी बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, काफ़ी हर्डल्स करनी पड़ी थी। असल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का ये होता है कि आप अभी स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट आपके पास कस्टमर आ जाएगा। मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि पहला कस्टमर हमारा जुलाई में आया था वर्कशॉप के लिए, और नेक्स्ट कस्टमर हमारा आया था नेक्स्ट ईयर मार्च में। और उस दरमियान हमने पूरे पंजाब में हमने मार्केटिंग कर ली थी, लेकिन हमें कस्टमर नहीं आया। एंड जैसे हम इसको ख़त्म करने वाले थे, लकीली इल्म आइडियाज़ जो कि यूके वालों का एक चैप्टर था, यूके एड वालों का, उन्होंने हमें देखा। हमारा फिर इसी तरह स्क्रीनिंग हुई और अल्लाह की मदद से हमें फिर ओवर मिलियन फंड मिले कि पाकिस्तान में स्टेम एजुकेशन को करें। और तब क्योंकि उस ज़माने में स्टेम एजुकेशन का इतना ज़्यादा नहीं था, एक दो ही थे जो स्टेम एजुकेशन पे कर रहे थे। तो अल्लाह ताला पे तो यकीन होने के साथ-साथ आपको मार्केट पे यकीन होना चाहिए कि आपकी जो मार्केट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि चाहे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हो, आपका फिर भी एक बॉस रहेगा और वो है मार्केट। अगर मार्केट में वो चीज़ नहीं है, आप चाहे जितना भी ज़ोर लगा लेंगे, मार्केट आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो सबसे पहले मैं एक यही सजेशन दूँगा कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, चाहे आपने मुर्गियों का या अंडों का भी करना हो, मार्केट को सबसे पहले देखें। अगर मार्केट नहीं है, आप जितना भी आप कह लें कि इनोवेटिव किस्म का बिज़नेस ले आएँगे, मार्केट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया सर। सर एक और चीज़ कि अगर इस टाइम पे आप गिव अप कर जाते तो शायद ये आपका स्टार्टअप बंद हो जाता। और जी। आपने गिव अप नहीं किया और ऊपर से आपका लक अच्छा था कि आपका कोलैबोरेशन हो गया यूके के साथ। सो हमारे जो स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, अगर उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े और उन्हें कोई अपॉर्च्युनिटी ना नज़र आ रही हो और वो गिव अप भी करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करें? क्योंकि कभी-कभी लक नहीं साथ देता। जी, जी। आपको एक चीज़ हम एक इंजीनियरिंग में एक वर्ड यूज़ करते हैं, पिवट करना। पिवट का मतलब है कि थोड़ा-सा उसको लेवरेज या थोड़ा-सा चेंज करना। अगर मार्केट में आपके पास वो चीज़ नहीं बिक रही, तो आप थोड़ा मार्केट के हिसाब से उसे बेचना स्टार्ट करें। जो आपके पास ये बाहर कोलैबोरेटर्स होते हैं या ये होते हैं, ये बैठे हुए होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो बंदा इन्वेस्टमेंट लगाएगा, वो यही देखेगा कि आप कितने काबिल हैं, आप क्या मार्केट के हिसाब से आपका चलेगा। उन्हें पता था, जो यूके एड वाले थे, कि ये स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में इन नेक्स्ट 2 इयर्स आ जाएगी। और पाकिस्तान का विज़न भी 2025 के हिसाब से 3 जो स्ट्रीम्स जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा लग गया है, वो एग्रीकल्चर था, हेल्थ था और तीसरा एजुकेशन था। तो यूके एड वालों को इतना तो पता था कि भाई एजुकेशन पे पैसा लगना है और स्टेम इज़ अ नीड, तो उन्होंने वो ढूँढ रहे थे कि स्टेम वाले कौन-सी कराते हैं। उसमें लकीली उस टाइम पे हमारे पास आ गया। तो और उसके पीछे हमें बहुत से चेंजेस, पहले हम सिर्फ रोबोटिक्स पे फोकस करते थे, फिर हमें उसे खुद स्टेम के हिसाब से करना पड़ा और रोबोटिक्स से हट के हमें और अप्लाइड इंजीनियरिंग की तरफ जाना पड़ा, जिस वजह से हमने रोबोटिक्स, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वर्कशॉप्स देनी शुरू की, फिर हम बायो की तरफ भी गए, हमने आर्टिस्टिक वर्कशॉप्स, ये बहुत से हमने डाइवर्सिफाई किया। बट इस मौके पे बंदा अगर गिव अप करना चाहता है या वो करना चाहता है, उससे सबसे पहले एक बार वो मार्केट को देख ले कि मार्केट की डिमांड क्या है। मार्केट को अगर अच्छी तरह वो स्टडी कर ले और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, मार्केट मेरे काबिल नहीं है, तो गिव अप कर ले। लेकिन वो कहता है कि मुझे मार्केट का पता चल गया, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। वो जो भी सॉल्यूशन लेकर आएगा, मार्केट उसे एक्सेप्ट करेगी एंड आई एम प्रीटी श्योर उसे इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि उसे पता है इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं मार्केट ट्रेंड्स को। और मार्केट ट्रेंड्स जब आपको पता लग जाएंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हर इन्वेस्टर उस स्टार्टअप पे पैसा लगाने के लिए रेडी रहेगा। सर इन्वेस्टर्स को किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है? एक लीगल अप्रोच क्या है इन्वेस्टर्स को? क्योंकि जब हमने आइडिया पिच करते हैं तब सब कन्विंस नहीं होते, तो आप जितने भी
हमारे जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या आइडिया देंगे? अच्छा। एक तो हर बंदे को इधर थोड़ा नेटवर्किंग करनी पड़ती है। नेटवर्किंग के बगैर आप नहीं स्टार्टअप आपका सर्वाइव ही नहीं कर सकता। नेटवर्किंग से मुराद आप ये जितनी सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, आपकी टॉक्स होती हैं। हमारी बारी जैज़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम चल रहा था, टेलेनॉर का वेलोसिटी प्रोग्राम चल रहा था, एनआईसी इंक्यूबेशन प्रोग्राम इतने चल रहे थे। आप कम से कम जाएँ, अपना बिज़नेस कार्ड बनाएँ और उससे कहें कि सर ये है, आप मुझे आप ना उधर ढूँढें कि इन्वेस्टर साथ-साथ आपका मेंटर बन जाए। मेंटर का मतलब कि उससे बेशक पैसे थोड़ा दे दें अपने से, लेकिन उससे पूछ लें कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। वो आपको बता देगा या तुम अपने स्टार्टअप को इस तरह चेंजेस कर लो, बिज़नेस मॉडल को इस तरह चेंज कर दो, तुम देखना तुम्हारा जो स्टार्टअप है वो कितना आगे, उसकी रीच कितनी होगी, वो कितना सक्सेसफुल होगा मार्केट में और फिर देखना इन्वेस्टर कितने आएँगे। वही बंदा जब आप उससे करोगे, आप उसको थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस दोगे, वही बंदा आपका फर्स्ट आप कह लेंगे नोड बन जाएगा मार्केटिंग का और वो आधे इन्वेस्टर तो वही आपको बता देगा भाई इस फलाँ के पास चले जाओ, फलाँ के पास चले जाओ। हमने भी इसी तरह करना पड़ा था। हमें भी थोड़ा-सा लिच्चड़ होना पड़ा था, थोड़ा-सा हमें तंग करना पड़ा था, लेकिन करते-करते यूके एड वालों से किसी ने हमारे मुतारिफ करवाई और बस वो एक थी और इस तरह हमें क्लिक हो गया। तो आपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखनी है और आपने इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने पड़ेंगे। तो थोड़ी जस्तजू आपने भी करनी होगी। जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, इसमें भी आपने जस्तजू और इत्तका रखनी है। ठीक हो गया सर। सर एक और चीज़ है इंटरनेशनल फंडिंग्स। जब अगर हम इंटरनेशनल फंडिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे अक्सर फिल्म्स को फंडिंग्स आती हैं जब आप अपना आइडिया पिच करते हैं। सो वो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम जाके ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं इस तरह के स्टार्टअप्स में? मेजॉरिटी पाकिस्तान में अब फंडिंग थोड़ी कम होगी, वो ये आपको कर देते हैं कि स्टार्टअप्स आपको अपने एक्सेलरेटर प्रोग्राम में बुलाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, फिर वापस भेजते हैं कि आप जाके अपने मुल्क में करें। उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यूएसएड वाले अपने कर रहे हैं। आप यूएसएड की वेबसाइट पे चले जाएँ, उनकी एक पूरा एडटेक का बना हुआ प्लेटफ़ॉर्म। एडटेक में देखेंगे तो उसमें वेरियस एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स होंगे, उस पे आप जॉइन इन करें। फिर ओआईसी ने नया स्टार्ट करवाया यूथ का एक चैप्टर स्टार्ट कराया हुआ है आईवीसी के नाम से और वो इंटरनेशनल जो यूथ समिट होती है लास्ट टाइम कतर में हुई थी वो क्योंकि पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ ओआईसी, वो प्रमोट करते हैं कि जितने पाकिस्तान के स्टार्टअप हैं या जितने और बाकी इस्लामी मुल्क के स्टार्टअप हैं वो आए अपना आइडिया पिच करें और उसमें फिर आफ्टर दैट वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर से करते हैं। उसके अलावा स्टार्टअप ग्राइंड है और बाकी एक तो पूरी की पूरी जो इस काम से करती हुई टीआईई के नाम से है, लाहौर में भी है, लाहौर के एनआईसी में और इस्लामाबाद एनआईसी में भी है, जो सिर्फ इसमें होती है कि फॉरेन ग्रांट को जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन फंडिंग है, उन्हें पाकिस्तान स्टार्टअप्स में किस तरह लगाया जाए। तो ये कुछ मैंने अभी नाम ले लिए। फिर आप प्लान 9 से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लान 9 के पास कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फंडिंग देना चाहते हैं। ओके सर। सर एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि ये तब तक एडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं तो स्टेम एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो आप इस बारे में बताएं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि इसका जो भी मॉडल है एजुकेशन मॉडल को, उसे पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान हम ट्रेडिशनल स्कूलिंग पे चलते थे, बाहर के ममालिक में स्टेम एजुकेशन बहुत जल्दी अडैप्ट इसलिए हो गया क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ही इतना फ्लेक्सिबल टाइप का है जो वो चेंज हो जाता है। अभी हमारे पास बोर्ड सिस्टम है, उसमें स्टेम एजुकेशन लेकर आना बहुत बड़ा मसला होगा। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा स्टेम एजुकेशन का यही होगा कि हमें पूरी की पूरी अपना जो बोर्ड सिस्टम होगा उससे चेंज करना पड़ेगा और इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ टाइम और उसके लिए शायद हमें एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए बायस एजुकेशनिस्ट बुलाने पड़े कि इसको किस तरह हल किया जाए।
तो एक मुल्क के लिए एक पूरा जो बोर्ड सिस्टम जा रहा था वो शायद उसको कर सकेगा। तो एक हेडेक है बहुत बड़ी ये स्टेम एजुकेशन को पाकिस्तान में अडैप्ट करवाना। और एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसका गलत फायदा उठाया जाए स्टेम एजुकेशन का। पाकिस्तान में बहुत जल्दी चूरन बिकता है, तो स्टेम एजुकेशन का भी चूरन बिका है। बहुत से लोगों ने इनको नेगेटिव लिहाज से बेचने की कोशिश की है, उनका ताल्लुक स्टेम एजुकेशन से कुछ नहीं होता था। उन्होंने क्या किया कि सिंपल 2 कंप्यूटर्स की लैब बनाई है और कहा ये स्टेम एजुकेशन है। तो लोग इसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में भी काफ़ी किया, स्टेम एजुकेशन के नाम पे काफ़ी लूटा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को। सो देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस, और प्रॉपर स्टेम एजुकेशन की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई दीज आर सर्टिफाइड स्टेम एजुकेटर्स या स्टेम प्रोवाइडर्स, तो उनके थ्रू हो। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस पे। ओके सर। सर एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि स्टेम एजुकेशन से बच्चों की मेमोरी पे बहुत इशू पड़ता है। मतलब वो अक्सर चीज़ें नहीं अडेप्ट कर सकते और फिर उनको मेमोरी लॉस इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्या ये बात सही है? आ, कुछ हद तक वही मैंने कहा है कि स्टेम एजुकेशन अगर अपने सही, जिसको कहते हैं ना स्टेम एजुकेशन के जो कोर कंडक्ट होते हैं, कोर्स आउटलाइन होती है, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके हिसाब से ना करें तो वो वबाल बन जाता है। तो जो मैंने बात की थी कि स्टेम एजुकेशन जब पाकिस्तान में आया तो उन्होंने आते साथ ही साइंस की जो डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं, टेक्नोलॉजी की डिफिकल्ट टर्म्स, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे करानी शुरू कर दी। उस वजह से बच्चों जो एक ट्रेडिशनल उस पर जा रहे थे वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाए और उनको थोड़ी सी मुश्किलात आनी पड़ी थी। स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में आने के लिए उसे बड़ा अडेप्टिव होना पड़ेगा, बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, पाकिस्तान को उसके साथ में ढलना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो कुछ स्टूडेंट्स में जिधर प्रॉपर स्टेम कोर्सेज प्रॉपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं बनाए गए थे स्टेम के हिसाब से, उधर वाकई बच्चों को काफी मसला आया था। एंड वो और भी मसलों में चले गए, लाइक उनका इंटरेस्ट लेवल खत्म हो गया टुवर्ड्स टेक्निकल लर्निंग या इनोवेशन, जो जो एक पूरी इनोवेशन ड्राइव होती है, वो दे बिकम मोर डल, मोर यानी आप कह लें कि उन्हें समझ नहीं आ रही हम किस एक नई एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं। और सर कुछ बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो स्टेम एजुकेशन को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं? देखिए, स्टेम एजुकेशन इज नॉट के आप ने स्लाइड समझा दी, आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। स्टेम इज आउट, आपने बच्चों के अंदर क्रिटिकल नॉलेज के साथ इम्पार्ट करा। अब लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डेफ है, साइन लैंग्वेज देख सकता है, उसके लिए भी डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वो यानी पार्शल उसकी पार्शल ब्लाइंड था वो, उसको थोड़ी सी शॉर्ट साइटेडनेस नजर नहीं आता था, लेकिन ही वर्क परफेक्टली फाइन। उसके जो डिजाइन होते थे, उसकी जो प्रॉब्लम अप्रोच होती थी, और ही वाज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट कोडर। और आप हैरान होंगे कि शॉर्ट साइटेड में उसे नजर कुछ नहीं आ रहा होता था वो, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग, जो उसका अपना एक मेरे ख्याल में ब्रेल होता है जिसपे सारी आपने, तो उस ब्रेल पे उसने ब्लॉक कोडिंग की थी। एंड ही सरप्राइज्ड अस कि उसने जिस किस्म का प्रोग्राम अप्रोच किया हुआ था। तो टैलेंट हर एक के पास होता है, स्टेम एजुकेशन जस्ट पॉलिश करता है उससे, अगर उसकी प्योर फॉर्म ऑफ स्टेम एजुकेशन दी जाए तो मेरे ख्याल में लर्निंग डिसेबिलिटीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सर स्टीम एजुकेशन जो है वो बेसिकली एजुकेशन की एक ब्रांच है, ऐसा ही है? आप कह लें कि आपको बात आई स्टीम सर? इज अ मोर, जी स्टीम इज अ मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ स्टेम, क्योंकि स्टेम में भी थोड़ा सा टेक्स्ट बुक जा रहे थे, स्टीम के बाद इट्स टोटली ऑटो एस्थेटिक बेस्ड, आर्टिस्टिक बेस्ड अप्रोच, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एक आर्टिस्ट की जो एक सोच होती है उसको आप स्टेम में इंट्रोड्यूस करवा लें तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आ गया बंदे के पास, जो इंजीनियरिंग में इतना नहीं कॉमन होता।
ठीक हो गया। सो सर बेसिकली ये चीज़ है कि अगर एक स्टूडेंट है और वो मैथ्स में अच्छा नहीं है और उसे नहीं परस्यू किया जा रहा करियर मैथ्स में और वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, तो वो स्टीम एजुकेशन को परस्यू करके अपने आगे जो आर्ट को या क्रिटिकल थिंकिंग को या लिटरेचर को परस्यू करना चाहता है वो कर सकते हैं। स्टीम से तो खैर अगर स्टीम पे है तो स्टीम से तो वो अब उसे बहुत अर्ली एज में ही पता चल जाएगा कि उसका करियर क्या है। स्टीम इट्स जस्ट एक जिसे हम नेचुरल साइंसेस वर्ड बोलते हैं, सोशल साइंसेस भी बोलते हैं। उसमें जो साइंस एलिमेंट होता है वो लर्निंग एलिमेंट सिर्फ होता है, लेकिन मेन उसकी जो स्किल होती है या मेन उसकी जो चीज होती है लर्निंग होती है वो उसकी आर्टिस्टिक अप्रोच होती है। अब मैं एक शायर की तरह सोच नहीं सकता, मैं एक आर्टिस्ट की तरह नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरी एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है, मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो वो अगर एक बंदा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं है तो वो साइकोमोटर या एस्थेटिक स्किल्स में बहुत होगा और वो बहुत अर्ली एज में ही उसके पास मुतारिफ हो जाएगी, तो उसे शायद जरूरत भी ना पड़े मैथमेटिक्स पढ़ने की। तो यही चीज तो हम चाह रहे हैं कि चेंज हो, जो पहले रेनेसांस दौर में होता था या अभी जो आईबी एजुकेशन है फिनलैंड की वाला जो मॉडल है, उसमें एक आर्टिस्ट आर्ट्स की ही चीजें पूछेगा, वो आपसे केमिस्ट्री की या मैथ्स की चीजें नहीं पूछेगा। और जो इंजीनियर है वो आके ये नहीं पूछेगा कि सर मैंने ये सीनरी ड्रॉ करनी है, वो पूछेगा ही इंजीनियरिंग के सवाल और वही कोर्सेस रखेगा। तो यही तो चीजें हम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो, जिसका काम उसी को साझे। इंशाल्लाह सर। सर जी, जी सर। आपने सही बात की है क्योंकि पाकिस्तान में चेंज तभी आ सकता है जब हमारी सोच बदलेगी और हमारे एजुकेशन जो है बिल्कुल। वो उसका एक तरीका बदलेगा। सर जो आपका स्टार्टअप है, अगर जब आप अपनी जॉब में हायरिंग करते हैं लोगों की अपने स्टार्टअप में, सो आप उनमें उनको भी लाइक प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टेम एजुकेशन की? क्योंकि अगर उन्होंने स्टेम एजुकेशन नहीं हासिल की हुई, और आपका क्या क्राइटेरिया है? हाँ, देखिए मैं खुद तो भी मैंने स्टेम एजुकेशन से नहीं, मैं भी ट्रेडिशनल स्कूलिंग से गया था, लेकिन जब मैं नर्स में खुद पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं खुद एजुकेशन फील्ड में आया, तो मैंने प्रॉब्लम यही देखी स्टेम एजुकेशन की। स्टेम एजुकेशन कोई कोर्स नहीं है, स्टेम एजुकेशन इज जस्ट आप कह लें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चों में ये होने चाहिए चीजें, ठीक है। अब जब हम इंटरव्यूज भी करते हैं हमारे, अगर आप एम्प्लॉयज देख लें तो हमारे एम्प्लॉयज में लाजमी नहीं इंजीनियर्स आ रहे हैं, हमारे में एक मेडिकल फील्ड का था, फार्मासिस्ट था, फाउंडी उसने किया हुआ था, वो भी है हमारी फील्ड में। इवन ए लेवल्स के भी कुछ बच्चे हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर्स ए लेवल के। इट्स नॉट कि हमारे में कोई ना एज लिमिट है हमारी कंपनी में, ना हमारी कोई फील्ड की लिमिट है। कुछ हैं जो जिन्होंने सिर्फ उसमें थे, इंटीरियर डिजाइनिंग की भी, आर्किटेक्चर में था। मेरा एक बहुत अच्छा एक दोस्त का छोटा भाई जिसने आर्किटेक्चर में किया था, एंड ही वाज इंटरेस्टेड। तो थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग देने के बाद वो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपके लिए या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टर्म्स होती हैं वो आपके सामने बच्चों को करवा रहा होता है विद ईज वर्कशॉप्स, उसकी अप्लाइड इंजीनियरिंग की वर्कशॉप्स वो आराम से करा रहा होता है। तो हम तो कोई फर्क नहीं रखते, एजुकेशन सबके लिए क्योंकि बराबर होती है, हर बंदा उस फेज से गुजरता है। इट्स जस्ट के वो उस फील्ड को अप्लाई किस तरह कर सकता है, और वही हमारी कंपनी ढूंढती है कि जब वो अप्लाई करना सीख जाएगा इनोवेशन इंशाल्लाह खुद ही निकल आती है। बिल्कुल, आपने सही बात की है सर। सर एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि कोई भी एज का बंदा जो है वो ईडे के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू स्टेम एजुकेशन की वर्कशॉप्स ले सकता है? बिल्कुल, कोई भी एज का, हमने कहा है ए लेवल्स के भी बच्चे आते हैं एंड दो दे आर स्टडिंग, तो हम उन्हें वर्कशॉप के लिए एक वर्कशॉप के लिए हायर कर लेते हैं। वो आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों के साथ रहते हैं उनको समझाने के लिए। फिर जब वो रोबोट बना रहे होते हैं या कोई और डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं। तो कोई लिमिट नहीं रखी हुई हमने, मुझसे सीनियर लोग भी हैं, मुझसे जूनियर लोग भी हैं। सर ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एजुकेशन सबके लिए है। तो बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप हमारे स्टूडेंट्स को आखिर में स्टेम एजुकेशन के बारे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते चलें कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताकि वो अगर आगे अपना करियर परस्यू करते हैं या उनके बच्चे करियर परस्यू करें तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस हो कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
मैं एंड पे एक छोटी सी मिसाल रखता हूँ कि अगर जाबिर बिन हयान को पता ना होता कि उसने जो एल्कमी के जो कीमिया थे उसमें कुछ करना है, या जाबिर बिन वो दूसरा जो आपके बू अली सीना था उसे ये ना मेडिकल की चीजें ना पता होती, या ख्वारिज़मी था उसे मैथ की चीजें ना पता होती, वो उसकी जस्तजू ना करते। जब उन्हें प्रमोट किया गया कि जिसकी आपने जस्तजू करनी है उसी पे आपने अपना सारा का सारा दारोमदार कैरियर इंक्लूडिंग उस कर देना है, तो आपकी अपनी है। जाबिर बिन नहयान को आया केमिस्ट्री का तो उसने केमिस्ट बनना किया, ख्वारिज़मी को मैथ्स का आया क्योंकि वो मैथ्स की उसकी इंक्वायरी थी, उसने उस हिसाब से की। स्टेम एजुकेशन पाकिस्तान में खिलाफ ही है कि जो आपका दिल करता है, जो आपके अंदर पॉलिश स्किल्स हैं उन्हें ढूंढें। अगर आपका टैलेंट उसमें है, और ये आपको सेकेंडरी एज में जब आप होंगे 13-14 साल के, तब आपको पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हैं। आप पेरेंट्स, इसमें सबसे ज्यादा रोल पेरेंट्स का होगा कि बच्चों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दें, कम से कम वो ये बता सके कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मैं आई विल बी अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, आई विल बी अ ग्रेट लॉयर, आई विल बी अ ग्रेट इवन कोई भी फील्ड में आर्टिस्ट, ताकि पाकिस्तान में हर बुरा इंजीनियर ना हो और एक अच्छे हमारे पास लॉयर, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट, एक अच्छा इंजीनियर जो खुद अपने से करे, एक अच्छा केमिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर, और हर फील्ड का अपना कोई ना कोई मास्टर हो। तो स्टेम एजुकेशन कम से कम आपके पास ना सिर्फ आपकी इस जनरेशन को ठीक करेगा, वो अगली नस्लों को भी ठीक कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। No और worries. ये कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और एक नए Inshallah. सेशन में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। Thank you so थैंक much. यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah. Allah अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़।